स्टूडेंट हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में जानते हैं। पोल्यूटेंट्स दो किस्म के होते हैं जो एयर में मौजूद होते हैं, या तो वो प्राइमरी होते हैं या वो सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट गिवन आउट फ्रॉम इंडस्ट्रियल चिमनीज एंड ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट। जितना भी वेस्ट हवा में शामिल हो रहा है ना ज़मीन से, वो तमाम प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाएगा। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, उनका वेस्ट धुएं की शक्ल में, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, बाइक्स, इन तमाम का जो धुआं है हवा में शामिल हो रहा है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो ये बरह रास्त हवा में जो शामिल होते हैं केमिकल, उसमें कौन कौन से शामिल हैं? SO2 सल्फ़र की ऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन की ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन होते हैं, अमोनिया गैस, कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के बहुत से कंपाउंड शामिल होते हैं, और इसके अलावा रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। ये तमाम एग्जाम्पल लाजमी याद कीजिएगा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट जब हवा में होते हैं तो ये आपस में भी मिलते हैं, वाटर के साथ भी मिलते हैं, और इसके नतीजे में बहुत से नए केमिकल बनते हैं जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। ये बराह रास्त ज़मीन से हवा में शामिल नहीं हुए, बल्कि हवा में जो केमिकल शामिल हुए थे उनके आपस में मिलने से बने। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कौन कौन से केमिकल शामिल है? सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसे PAN से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ओजोन, एल्डिहाइड कीटोन्स, और पर ऑक्सी बेंजोल। आपने तमाम एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से याद करना है। ज़्यादा चांस ये होता है कि इन एग्जांपल से क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टूडेंट अब देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे पहले प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, हाईली टॉक्सिक है, 3 टाइम लाइटर देन एयर, हवा से 3 गुना हल्की है, वाटर सोलुबल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के दो किस्म के सोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेचुरल सोर्सेज में वोल्केनिक इरप्शन, आतिशफिशा पहाड़ जिन इलाकों में हैं वहाँ पे जब वो फटते हैं तो नेचुरली कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नेचुरल गैस एमिशन, जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। जब भी नेचुरल गैस किसी जगह से एमिट हो रही है, जहाँ से पेट्रोल निकलता है, जहाँ से गैस निकलती है, वहाँ से इसकी एमिशन होती है, इन्वायरमेंट में शामिल होती है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों से, पैडी राइस की फील्ड से एमिट होती है। नेचुरल गैस एमिशन से कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर में आती है। कैसे? ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर, हवा में जो नेचुरल गैस है ना मीथेन, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है खुद ब खुद तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो हवा में नेचुरल गैस से भी शामिल हुए जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और फ्यूल बर्न हो रहा है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी। इन्वायरमेंट में, टोटल इन्वायरमेंट में जो कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है ना, उसका 75% ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए बना है। ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर से ये बनती है। कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जहाँ भी कोई फ्यूल जल रहा है, लकड़ी से लेके कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस या कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जलाए जाते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है, फसल काट ली जाती है, उसके बाद ज़मीन को दोबारा नई फसल के लिए तैयार करने के लिए पुरानी जो बाकियात होती हैं फसल को उन्हें जला दिया जाता है, उससे भी ये बनती है। कंबस्टन ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्री, किसी भी किस्म की इंडस्ट्री में कोई भी फ्यूल जल रहा है उससे ही बन रही है। इनकम्प्लीट कंबस्टन, अगर कोई चीज़ आप जला रहे हैं और वो मुकम्मल तौर पर ना जले, कार्बन डाइऑक्साइड फिर कम बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर बहुत ज़्यादा बनती है। तो इनकम्प्लीट कंबस्टन तो बहुत ज़्यादा बनेगी। इसके अलावा डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पे रखा जाए तो वो खुद ब खुद डिसोसिएट होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है। इफेक्ट, ये पॉइजनस गैस है। कॉज सफोकेशन, सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि बाइंड ब्लड हेमोग्लोबिन स्ट्रॉन्गली देन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के मुकाबले में ब्लड हेमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग करती है, लिहाजा ऑक्सीजन को पीछे करके खुद उस हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगी और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है जिस्म में वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले क्या होगा? हेडेक होगा, फैटीग, थकावट महसूस होगी, अनकॉन्शियसनेस, उसके बाद बेहोशी, और अगर ज़्यादा इनहेल कर ली जाए तो अल्टीमेटली डेथ वाक़या हो जाएगी। कैसे बचा जा सकता है? हाई प्रेशर ऑक्सीजन, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड किसी ने बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया तो फ़ौरन उसे ऑक्सीजन इनहेल कराई जाए हाई प्रेशर के तहत, ताकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें मौजूद है उसे फ्लश्ड आउट किया जा सके। इसके बाद हमारे पास है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इन्हें NOx से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये दो किस्म के ऑक्साइड होते हैं।
एक NO जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, एक NO2 जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है। नेचुरली बैक्टीरियल रिएक्शन, कोई भी चीज़ जो डिकम्पोज हो रही है बैक्टीरियल रिएक्शन से, उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, खासकर NO ज़्यादा बनता है। इसके अलावा ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज से बन रहे हैं, कौन कौन से, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जितना भी फ्यूल जल रहा है उससे ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते ही बनते हैं। इसके अलावा फ्यूल जलने के अलावा कोई भी फ्यूल आप ले लें, उससे ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। फ्यूल में जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है और उसके नतीजे में ये बन जाते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, जब इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल जल रहा है तो फ्यूल से तो बन ही रहे हैं, उसके अलावा क्या होता है, फ्यूल के जलने से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके नतीजे में जो एयर में नाइट्रोजन मौजूद है 78%, ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिल के नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। ये हाई टेम्परेचर कहाँ से मिला, ये फ्यूल के जलने से मिला। तो फ्यूल के अंदर से भी बन रहे हैं, फ्यूल के हीट से भी बन जाते हैं। ये जो NO बनता है इसका इन्वायरमेंट में रेजिडेंस टाइम 4 डेज है, 4 दिन तकरीबन ये कायम रहता है। ये बहुत अहम चीज़ है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 4 दिन के बाद ये हवा की ऑक्सीडेशन इसकी होती है मज़ीद, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रेजिडेंस टाइम है 3 डेज। ये दोनों ऑक्साइड जब हवा में मौजूद रहते हैं, बनते रहते हैं और फिर आगे ख़त्म होते जाते हैं। जब ये ख़त्म होते हैं, मतलब 4 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो किस में कन्वर्ट होते हैं, ये दोनों ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, जो कि एसिड रेन की शक्ल में नीचे आ जाता है। स्टूडेंट इसमें देखते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, SOX से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 2 किस्म के होते हैं, आप ये X की जगह 2 भी लगा सकते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और X की जगह 3 भी लगा सकते हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो इनके सोर्सेज क्या हैं, नेचुरली ये वोल्केनो से 67% बनता है, ये नेचुरल का 67% वोल्केनो से बनता है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, मतलब जितने भी कोई फ्रूट, सब्जियां या कोई जानदार बनने के बाद डिकम्पोज होते हैं, उससे भी 33% बनता है। तो ये नेचुरल का 67% वोल्केनो से, और बाकी जो 33% है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से। ह्यूमन एक्टिविटीज से कि सल्फ़र के जो ऑक्साइड हैं वो कंबस्टन ऑफ कोल से बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि कोल में 1 से 9% सल्फ़र मौजूद होता है, और जब सल्फ़र मौजूद होगा तो जब वो जलेगा कोल, तो सल्फ़र से सल्फ़र डाइऑक्साइड और फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल एंड अदर फॉसल फ्यूल, क्रूड ऑयल और तमाम जो फॉसल फ्यूल हैं उनके जलने से भी ये सल्फ़र के ऑक्साइड बनते हैं। कहाँ कहाँ पे फॉसल फ्यूल ज़्यादा जलते हैं, पावर प्लांट्स में या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में। तो ट्रांसपोर्टेशन में आजकल जो फ्यूल यूज़ हो रहा है ना, वो कोशिश की जाती है कि सल्फ़र फ्री हो। तो अच्छी क्वालिटी का जो फ्यूल होता है जैसे पेट्रोल है या डीजल है, वो सल्फ़र फ्री होता है। तो फिर ये जो सल्फ़र की ऑक्साइड है ये ट्रांसपोर्टेशन वाले फ्यूल से कम बनेंगे। फिर ये कौन से फ्यूल से बनेंगे, वो फ्यूल जो यूज़ हो रहा है पावर प्लांट्स में और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, वहाँ पे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। पावर प्लांट और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो फ्यूल यूज़ करना है वो सल्फ़र फ्री हो। सबसे पहले फ्यूल के जलने से सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, SO2, फिर SO2 की ऑक्सीडेशन से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। ये दोनों सल्फ़र के ऑक्साइड पंजेंट ऑर्डर रखते हैं, ये इरिटेंट हैं और सफोकेटिंग है, दोनों में प्रोपर्टीज़ हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड जब हवा में मौजूद रहते हैं तो डिफरेंट रिएक्शन के नतीजे में सल्फेट एरोसोल्स बनाते हैं। एरोसोल्स असल में सॉलिड या लिक्विड के बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये हवा में शामिल रहते हैं सॉलिड पार्टिकल की शक्ल में या लिक्विड पार्टिकल की शक्ल में, और फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का बायस बनता है, खासकर बूढ़े लोगों में। इसके अलावा जो SO2 है ना, SO2 जब बन जाता है तो ये वाटर के साथ मिलकर ना सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाता है। तो ये एसिड रेन का या एसिड डिपोजिशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में सबसे ज़्यादा हम मीथेन को डिस्कस करेंगे क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट में मौजूद होता है, CH4। ये नेचुरल तरीके से भी बनते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से भी ये बनते हैं। एमिटेड बाय ट्रीज एंड प्लांट्स, तो नेचुरली बहुत से ट्रीज और प्लांट इसे एमिट कर रहे हैं, स्पेशली पैडी राइस। पैडी राइस तो बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस करता है, तो इस पर तो इंसान का कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा एन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है
उससे भी ये बनता है। फॉर एग्जांपल ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड बहुत तमाम जानदारों में मौजूद है ग्लूकोज की शक्ल में। एल्डिहाइड की जब एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन होती है तो देखें ये CO इस O के साथ मिलकर CO2 बना देगा। बाकी देखें क्या बचा, CH2 और ये H2 CH4 बना देगा। तो दो एल्डिहाइड CH4 और CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। CH4 का इन्वायरमेंट में जो रेजिडेंस टाइम है वो 3 to 7 ईयर्स है। 3 से 7 साल तक ये हवा में मौजूद रह सकती है। इसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो ऑटोमोबाइल में फॉसिल फ्यूल जल रहा है, किसी भी किस्म का फॉसिल फ्यूल जब जलता है तो कुछ फ्यूल अनबर्नड रह जाता है। तो अनबर्नड फ्यूल में हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं ना। इसके अलावा जो इंसाइनरेटर्स हैं, जहाँ पे कूड़ा करकट को जलाया जाता है, इंसाइनरेशन के अमल में हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं। रिफ्यूज़ बर्निंग कहा जाता है इनकम्प्लीट बर्निंग को, कि मतलब कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया या प्लास्टिक वगैरह इकट्ठी की और उसे आग लगा दी, जैसे गली मोहल्लों में होता है कूड़े को आग लगा दी जाती है, ये रिफ्यूज़ बर्निंग कहलाती है। इससे बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा सोलवेंट इवेपोरेटर्स, जहाँ पे सोलवेंट को, ऐसे सोलवेंट जिनमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, इवेपोरेट किया जाता है किसी लेबॉर्ट्री में या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हवा में हाइड्रोकार्बन शामिल हो जाते हैं। आइए स्टूडेंट अब एसिड रेन डिस्कस करते हैं। तो एसिड रेन को एसिड डिपोजिशन भी कहा जाता है, एसिड प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है। असल में ये रेन है या प्रेसिपिटेशन है विच इज़ मोर एसिडिक दैन नेचुरल रेन। आम रेन के मुकाबले में बस क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। तो रेन दो किस्म की हुआ करती है, नेचुरल रेन जिसे अनपोल्यूटेड रेन भी कहा जाता है। तो अनपोल्यूटेड या जो नेचुरल रेन है ये भी आम पानी नहीं होता जिसकी pH 7 हो, न्यूट्रल ये भी नहीं होता, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड हर सूरत में मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिलके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाती है, जिसकी वजह से ये जो नेचुरल या अनपोल्यूटेड रेन है इसकी pH 5.6 होती है। ये भी एसिडिक है। लेकिन एसिड रेन क्या होगी? एसिड रेन वो रेन होगी जिसकी pH लेस दैन 5 से भी कम हो जाए। इसकी वजह इस रेन में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोई कंपोनेंट आ गया तो ये पोल्यूटेड रेन भी कहलाती है। इस रेन में भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है कार्बोनिक एसिड की शक्ल में, ठीक है, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। लेकिन इसके अलावा हवा में जो सल्फर की ऑक्साइड है SO2, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO3 बनाता है, जो वाटर के साथ मिलकर H2SO4 बना लेता है। तो एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद होगा, ये भी इसका कंपोनेंट है। हवा में जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है NO2, ये वाटर के साथ मिलकर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, ये भी एसिड रेन में मौजूद होता है, ये भी इसका कंपोनेंट है। तो अब देखें कि जो एसिड रेन है उसमें कार्बोनिक एसिड भी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा, नाइट्रिक एसिड भी होगा, इसलिए उसकी pH मज़ीद कम हो जाती है। तो जिस रेन की pH 5 से भी कम हो जाए वो एसिड रेन कहलाती है। एसिड रेन दो किस्म की हुआ करती है, या तो टेम्परेरी या परमानेंट। टेम्परेरी बाज़ इलाकों में जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होती है जिसके नतीजे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस प्रोड्यूस होती है, तो जब रेन होती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस रेन के साथ नीचे ज़मीन पे आता है, ये टेम्परेरी एसिड रेन है। ये जिन इलाकों में वोल्केनोज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इसका चांस होता है जब वोल्केनिक इरप्शन हो। परमानेंट एयर पोल्यूटेंट की वजह से होती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया सल्फ़र की ऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन की ऑक्साइड की वजह से। तो एसिड रेन के इफेक्ट क्या होते हैं? लीचिंग ऑफ मेटल्स। जब ये सॉइल पे पड़ती है तो उसमें से बहुत सी मेटल को अपने साथ भाग के ले जाती है। ये मेटल्स जैसे एलुमिनियम, मरकरी, लेड और कैल्शियम, ये पानी में शामिल हो जाते हैं, दरियाओं में, नदियों, नालों में, और वो एक्वेटिक लाइफ के लिए डैमेजिंग होते हैं। खासकर एलुमिनियम क्लोग गिल्स और फिश, जो फिश के गिल्स होते हैं इन्हें क्लोग करता है और इन्हें डैमेज करता है और वो आखिरकार ना सफोकेशन का बायस बनती हैं, एक्वेटिक लाइफ मर जाती है। इसके अलावा जब ये मेटल पानी में ज़्यादा हो जाती हैं और वो पानी बर्ड्स और एनिमल्स और इवन इंसान भी यूज़ कर लेते हैं, तो फिर इंसानों में या बर्ड्स और एनिमल में ये मेटल्स आ जाते हैं जिससे बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। लीचिंग न्यूट्रिएंट्स, जब ये सॉइल पे पड़ती है तो बहुत सी न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर हल कर लेती है, जिसकी वजह से सॉइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और जो फॉरेस्ट हैं या जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज होती हैं। इसके अलावा एसिड रेन डायरेक्ट ट्रीज़ पे या जो लीव्स पे पड़ती है उन्हें भी डैमेज करती है। बिल्डिंग मटेरियल, जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल है जैसे कि स्टील, पेंट्स, प्लास्टिक, सीमेंट, मेसनरी वर्क जितना भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, कल्चरल मटेरियल जैसे कि मार्बल है, लाइमस्टोन है, तमाम के तमाम इफ़ेक्ट होते हैं एसिड रेन से।
आइए स्टूडेंट हम स्मोक को डिस्कस करते हैं। तो स्मोक वर्ड ये कम्बिनेशन है स्मोक एंड फॉग। तो ये स्मोक और फॉग से मिलकर बनती है। स्मोक असल में दो किस्म की हुआ करती है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग को फोटोकेमिकल स्मोक भी कहा जाता है। रिड्यूसिंग स्मोक में सल्फ़र का ऑक्साइड SO2 लाजमी होता है और ये क्योंकि सल्फ़र कोल में सबसे ज़्यादा होता है, तो रिड्यूसिंग स्मोक की जो रीज़न है वो कम्बस्टन ऑफ कोल ही है। ऑक्सीडाइजिंग स्मोक जिसे फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं, इसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। इसमें स्पेशली नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO होता है जो कि NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। NO2 का ये येलो कलर होता है, तो अगर स्मोक में येलोइश कलर आ रहा है तो NO2 की वजह से होगा। इसके अलावा इसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं ऑक्सीडाइजिंग या फोटोकेमिकल स्मोक में। ये तमाम जो रिएक्टेंट हैं जो यहाँ ऊपर हमने लिखे हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज एक लेयर बना देते हैं जिसकी अनप्लेजेंट ऑर्डर भी होती है इन कंपोनेंट की वजह से। ये जो येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज होती है ये ऑक्सीडाइजिंग या फोटोकेमिकल स्मोक कहलाती है। तो इसके डिफरेंट कलर हो सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट की वजह से। कंडीशन, स्मोक के बनने की सबसे फर्स्ट और नेसेसरी कंडीशन है सफिशेंट पोलूटेंट, के हवा में पोलूटेंट काफ़ी मिकदार में मौजूद हो, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद हो, हाइड्रोकार्बन मौजूद हो या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हो। सनलाइट काफ़ी मिकदार में होनी चाहिए ताकि सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करे और रिएक्शन को रैपिडली करवा दे। इसके अलावा मोमेंट ऑफ एयर मस्ट बी वेरी लिटिल, हवा जो है उसका बहाव बहुत कम हो, हवा कम चल रही हो, अदरवाइज वो रिएक्शन को डिस्टर्ब करेगी, केमिकल को बहा के ले जाएगी अपने साथ। तो जब ये केमिकल आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं, इसके नतीजे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन जैसे नए प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल बनते हैं ये आगे सेकेंडरी पोलूटेंट मज़ीद ख़तरनाक है, जैसे कि PAN आई इरिटेंट भी है और टॉक्सिक टू प्लांट्स भी है। आइए स्टूडेंट ओजोन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओजोन जिसका फार्मूला O3 होता है, ये ऑक्सीजन का ही एलोट्रोप है। ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 ऑक्सीजन गैस और O3 ओजोन गैस। ओजोन एक गैस है, लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि गैस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। स्मॉल कंसनट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, हर जगह मौजूद है कम कंसनट्रेशन में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ओजोन मौजूद है ये 25 से 28 किलोमीटर हाइट पर, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पे जो ओजोन मौजूद है उसे ओजोन लेयर कहा जाता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये सूरज से आने वाली UV रेडिएशन या UV लाइट को फिल्टर करती है और UV लाइट से हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि UV लाइट काफ़ी डेंजरस है, खासकर कैंसर का बायस बन सकती है। ओजोन की अमाउंट को डेप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है, तो एवरेज 350 डेप्सन यूनिट ओवरहेड हमारे ऊपर मौजूद है। प्रोडक्शन, ओजोन फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन से बनती है ट्रॉपिकल रीजन में। होता ये है कि जब ऑक्सीजन पर सनलाइट पड़ती है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो जाता है। ये ऑक्सीजन के एटम फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में ये बन रही है और ट्रांसपोर्ट हो जाती है पोलर रीजन में। ठीक है, ओजोन लेस अमाउंट में मौजूद है क्लोजर टू इक्वेटर, इक्वेटर के पास वाले जो एरिया है वहाँ पे कम होती है और बाकी एरिया में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एज पोलूटेंट, ओजोन का नुकसान क्या है? याद रखिएगा ओजोन का फ़ायदा भी है। अभी हमने डिस्कस किया कि ओजोन लेयर जो है ये हमें प्रोटेक्ट करती है UV लाइट से। ओजोन का नुकसान भी है, लेकिन ओजोन का फ़ायदा ही फ़ायदा है जब वो मौजूद है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, बेनिफिशियल है। और ओजोन का नुकसान ही नुकसान है जब वो मौजूद है कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा ओजोन कब पोलूटेंट है, ट्रोपोस्फेयर में, और कहाँ पे पोलूटेंट नहीं है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन क्या करता है, डैमेज आइस, एग्रीवेट है एस्थमा, आइस पे इफेक्ट करता है, एस्थमा को बढ़ाता है, डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स टिश्यू, लंग टिश्यू की लचक को ख़त्म करता है जिससे सांसने में दुश्वारी महसूस होती है, कफिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, खांसी होती है और चेस्ट में भी इन्फेक्शन रहता है। हार्मफुल फॉर प्लांट्स, और प्लांट्स के लिए भी नुकसानदेह है। इसके अलावा दूसरे मटेरियल पे इसका क्या इफेक्ट है, डिक्रीज ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस ऑफ पेंट्स, पेंट्स की चमक दमक को ख़त्म करता है, उनकी ड्यूरेबिलिटी को ख़त्म करता है। फैब्रिक डाइज फेड्स, इससे जो रंग हैं कपड़ों के वो भी हल्के हो जाते हैं। डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, एंटार्क्टिक के मुकाम पर स्प्रिंग टाइम में 1970 में पहली बार ये देखा गया कि ओजोन जो है उसकी अमाउंट में कमी वाक़या हो रही है, और 1980 में दोबारा जब देखा गया तो बाद जगहों पर 50% ओजोन कम हो चुकी थी। खासकर सितंबर से नवंबर में
वो एरिया जहाँ पे ओजोन की अमाउंट बहुत कम हो जाती है, इसे ओजोन होल कहा जाता है। ठीक है, जो ओजोन होल है इसकी वजह से नुकसान क्या होगा, इसकी वजह से जो यूवी लाइट है जिसे ओजोन फिल्टर कर रही थी, रोक रही थी, ये डायरेक्ट हम तक आएगी ज़मीन पर और इससे बहुत सी बीमारियां जन्म लेंगी। एटमॉस्फेयर को 4 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। लास्ट 2 कंपोनेंट को तो हमारी बुक में जिक्र नहीं है, बस आप नाम याद रखिएगा। बाकी जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी हाइट होती है 0 to 15 किलोमीटर। यहाँ पे टेम्परेचर होता है 15 डिग्री से, जो कि हमारी ज़मीन पे एवरेज टेम्परेचर है। जब आप ऊपर जाएँ 15 किलोमीटर तक तो ये नियर अबाउट -56 डिग्री हो जाता है, ठंडक हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़मीन के करीब ना ये एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के वेपर्स, ये टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बुलंदी पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेज कम हो जाती हैं, लिहाजा टेम्परेचर भी कम हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर दूसरा एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट है, ये 15 से 40 किलोमीटर होता है इसकी हाइट, और यहाँ पर टेम्परेचर दोबारा बढ़ता है, -56 डिग्री से -2 डिग्री तक बढ़ जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ने की वजह ओजोन का आना है, क्योंकि ओजोन जो है यूवी लाइट को जज़ब करती है और लाइट को जज़ब करने से टेम्परेचर को बढ़ा देती है। देखते हैं रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन डिस्ट्रॉइंग ओजोन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने पहले भी इनके यूजेस देखे हैं, ये रेफ्रिजरेंट हैं, एसी में यूज़ होते हैं, ये एरोसोल स्प्रे के तौर पे यूज़ होते हैं, ये इनर्ट केमिकल होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में तो इनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये किसी हद तक स्ट्रेटोस्फेयर में डिफ्यूज़ कर जाते हैं। अब जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, यूवी लाइट इन्हें तोड़ देती है। देखिए इनमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होते हैं, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप ये Cl2F2 भी बना सकते हैं, आप CCl3F भी बना सकते हैं। इन्हें फ्रियोन्स के नाम से कमर्शियली जाना जाता है, फ्रियोन्स 12। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया CCl3F। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड नहीं टूटेगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वीक होता है कार्बन फ्लोरीन के मुकाबले में। यूवी लाइट इस बॉन्ड को तोड़ देती है और ये बिल्कुल होमोलाइटिक फिशन होती है। सनलाइट की मौजूदगी में होमोलाइटिक फिशन ही हुआ करती है ना, तो होमोलाइटिक फिशन में फ्री रेडिकल बना करते हैं। Cl एक इलेक्ट्रॉन दरमियान का लेगा और Cl फ्री रेडिकल बना देगा, और ये बाकी जो CCl2F बचा ये भी इस अंदाज में CCl2F फ्री रेडिकल बन जाएगा। जो Cl फ्री रेडिकल बना है ये है इंतहाई डेंजरस, ये आगे ओजोन के साथ रिएक्शन कर जाता है, ओजोन से एक ऑक्सीजन छीन लेता है और ऑक्सीजन गैस O2 बना देता है। ये जो OCl फ्री रेडिकल बना है ये भी डिकम्पोज हो जाता है, इससे O अलहदा हो जाता है, Cl अलहदा हो जाता है। ये O तो आपस में मिलके डिफरेंट O बनेंगे, आपस में मिलके O2 बना लेते हैं। यहाँ भी ऑक्सीजन बन गई, यहाँ भी ऑक्सीजन बन गई। लेकिन देखिए सबसे जो डेंजरस बात है, Cl फ्री रेडिकल ने ओजोन को तोड़ा और ये Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे दोबारा रीजनरेट हो गया। ये Cl फ्री रेडिकल रिसाइकल हो गया एक तरह का, ये दोबारा ओजोन को तोड़ेगा, फिर बन जाएगा, फिर ओजोन को तोड़ेगा, फिर बन जाएगा। तो बाकी आप देखें किसी भी रिएक्शन में ओजोन दोबारा नहीं बनी, ऑक्सीजन गैस तो बन गई लेकिन ओजोन नहीं बनी। अब क्या होगा, एक अकेला Cl फ्री रेडिकल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल ब्रेक कर सकता है। इसलिए ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है Cl फ्री रेडिकल बन रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ओजोन को डैमेज कर रहे हैं।